सीतापुर आई हॉस्पिटल ट्रस्ट की ओर से मैं डॉक्टर वी.के. परमार सीएमओ आप सबका इस लो विजन वर्कशॉप में स्वागत करता हूँ। इस लो विजन वर्कशॉप का मकसद उन लोगों को फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करना है, जिनका आज के समय में आंखों का इलाज चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंस, दवाइयों या सर्जरी के साथ संभव नहीं है। मैं आभारी हूँ डॉक्टर मधु गैरोला मैडम सीएमओ सीतापुर, मिस्टर दीपेंद्र बिनोता जी, रूमी सेठ मैडम, श्री महेश अग्रवाल जी ऑफ सक्षम सोसाइटी, श्री सुभाष अग्निहोत्री जी सक्षम सोसाइटी, श्री विजय बंसल जी जो एक सोशल वर्कर हैं, और प्रमोद गुप्ता जी फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस प्रोग्राम में जो आने के लिए बहुत उनका आभारी हूँ। मैं स्पेशली धन्यवाद देता हूँ श्री दीपेंद्र बिनोता जी और रूमी सेठ मैडम का, जो दिल्ली से इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। आज मैं बहुत ही दिल से खुश हूँ कि मुझे एक ऐसे काम के लिए बुलाया गया जिससे कि दुनिया में जो लोग अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं वो ऊपर आएंगे और उनकी लाइफ अच्छी हो। तो आई ऑन बिहाफ ऑफ द होल मेडिकल डिपार्टमेंट मैं आप सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप जो भी काम करें दिल से करें, बहुत अच्छा करें। और वैसे भी काम अच्छा करता है सीतापुर आई हॉस्पिटल। ये पूरी यूपी में ही नहीं, पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से अवार्ड भी इसके करते होंगे कि ये बहुत पब्लिक के लिए और ब्लाइंड्स के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत काम करते हैं। और आज इस लो विजन के वर्कशॉप में मैं आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप दूर दूर से सब लोग आए और आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं इसकी सफलता के लिए और इसके लिए बहुत अच्छा आगे काम करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपेंद्र अग्रवाल जी, वो भी अग्रवाल जी स्क्वायर, और यहाँ पे आए सारे के सारे डेलीगेट्स जो आए हैं बाहर से, सम्मानित जन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है सीतापुर आई हॉस्पिटल में। और ये हॉस्पिटल मैंने बहुत बुरी दशा से लिया था, तो अभी मेरे को ये अपने बच्चे के जैसे लगता है। और ये वही है एलबीए डिपार्टमेंट, इसकी एग्जिस्टेंस यहाँ पे नहीं थी। आई एम वेरी थैंकफुल टू उन्नति कि उन्नति ने यहाँ पे आने के बाद उसमें इंटरेस्ट लिया और जस्ट अबाउट 5-6 साल के अंदर में इस डिपार्टमेंट को इस हालत तक ला दिया कि आज इसकी वर्कशॉप है और इसमें 200 लोग आए हैं और इसमें स्पीकर के तौर पे दीपेंद्र और रमी आए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़े लोग हैं। शायद आप लोग ज्यादा जानते नहीं होंगे इनके बारे में। ये लोग संस्था चलाते हैं सक्षम, तो जो भी लोग ये सक्षम, यहाँ सीतापुर की सक्षम से अलग है। सीतापुर की सक्षम आई डोनेशन पे काम करती है और दिव्यांगता पे काम करती है, पर ये लोग ब्लाइंड स्कूल चलाते हैं और पूरे देश भर के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, सारे इंस्टीट्यूशन को सलाहकार बन के सब जगह ब्लाइंड स्कूल बनाने में प्रमोट कर रहे हैं। तो जो भी इनकी एक्सपर्टीज है उसको उन्होंने स्केल अप कर दिया है ताकि पूरे देश में कोई बच्चे ऐसे ना बचे कि वो बच्चे जो भी दृष्टिबाधित रह जाए। अब सीतापुर के बारे में उन्नति के डिपार्टमेंट में सब तरह की सुविधाएं हैं और एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं साथ में पर्किंस के साथ में, तो उसमें खाली आई से दृष्टिबाधित ही नहीं और सारी जो दिव्यांगताएं हैं उनका साथों साथ में इलाज है। तो सबसे अनुरोध मेरा यही होगा, जो यहाँ पर लोग आए हैं और जो भी इस गोष्ठी में सम्मिलित है, कि आप लोग कृपया जो सुविधाएं हैं उनके बारे में थोड़ा ज्ञान ले और ऐसा कोई भी बच्चा जो आपकी नॉलेज में कहीं आता है तो उसके बारे में आप उस बच्चे को भेजने का कष्ट करें ताकि उस बच्चे का काम हो जाए। और उसके अलावा इस बात का पूरे समाज में जिक्र करें कि ये सुविधा उपलब्ध होती है, ताकि अगर मान लो वो जिक्र करना किसी के जहन में बैठ गया और उसको कोई बच्चा दिखता है देश के किसी भी हिस्से में, प्रदेश के किसी भी हिस्से में, तो वो लोग इस बच्चों को भेज सके। तो उन्नति बहुत बहुत मुबारक, बच्चे तुमने बहुत मेहनत की है। और एक इसका अंत नहीं हो सकता, इसका अंत तब होगा जब मैं बोलूंगी, एक शाबाशी दूंगी ब्रिगेडियर बरनवाल को और दीपक कनाडे को कि इन लोगों ने इसका जितना एडमिनिस्ट्रेटिव काम था, जितना उत्साहवर्धन था, वो एलबीए टीम का किया ताकि वो लोग इस तरह पहुंच करके इतना अच्छा वर्कशॉप कर।
A very good morning to you all. Good morning, sir. Good morning, sir. हल्का भाई क्या हो गया? Good morning, sir. Good morning, sir. सुबह सुबह का टाइम है हाँ? Very nice, thank you. So सबसे पहले तो जो डिग्निटरीज स्टेज पे हैं और सबका खास तौर से जो सीतापुर आई हॉस्पिटल और सीएमओ मैम वगैरह सब लोगों के लिए बहुत बहुत सा कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बड़ा सा धन्यवाद कि इस विषय पर एक पूरे दिन का सेमिनार आज सीतापुर आई हॉस्पिटल में हो रहा है। तो इस जगह का और इस विषय का और इस चीज़ के ऊपर जो चर्चा हो रही है इसके लिए बहुत बड़ा सा दिल से धन्यवाद कि ये टॉपिक ऐसा है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और क्यों उसके बारे में आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें। तो मैं सबसे पहले थोड़ी सी शुरुआत करूँगा। आज थोड़ी सी बीच बीच में छोटी मोटी कहानियाँ सुनाऊंगा, थोड़ी सी कुछ अच्छी, कुछ सुखांत, कुछ दुखांत, कुछ ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ हैं। तो शुरुआत करता हूँ एक मैं थोड़ा सा पहले खुद का परिचय भी दे देता हूँ कि वो कहानियाँ कहाँ से उपज रही कि ये तो विदित हो ही गया है कि हाँ मेरे को खुद को दृष्टिबाधिता है। मैं आरपी का रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का पेशेंट हूँ कह लीजिए, या उसकी कंडीशन है, आई कंडीशन है। और पढ़ाई के बाद काफ़ी सी संस्थाएं जैसे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड या सक्षम ट्रस्ट जिसका कि हम लोग फाउंडर करती हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने की का मौका मिला या उनके साथ काम करने का मौका मिला जिनके पास जहाँ पर मेडिकल जो हमारी नॉलेज है वो जहाँ पर आकर के हाथ थोड़े से खड़े करती कि भाई हाँ अभी वी नो वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉट गॉड। हम उन सारी चीज़ों का इलाज अभी नहीं जानते हैं जो सब हमारे पास नहीं, जिन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो उन्हीं एक्सपीरियंसेस में से ये कुछ स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। पहला एक थोड़ा नाम मैं बदल रहा हूँ, ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू सबके इंडिविजुअल लोगों की मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगा, दे आर एक्चुअली ऑल रियल स्टोरी, सब सच्ची कहानियाँ। तो एक व्यक्ति मेरे पास आए, उनको आरोपी था रेटिनाइटिस सॉरी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, आरोपी के थे। मेरे पास जब तक वो आए तब वो 18 साल की उनकी उम्र थी। मैं उनको अभी विवेक के नाम से बुलाऊंगा। तो विवेक जिनकी उम्र 18 साल, आरोपी की वजह से दृष्टिबाधिता, एक बहुत अच्छे परिवार को बिलोंग करते, जयपुर में रहते थे। और क्योंकि वो अच्छे परिवार से थे और उनकी दादी ने उनको खूब उनको अपना लिया कि भाई इसकी फिक्र तो मैं खूब जोर शोर से करूँ, पर वो फिक्र इस तरह से हुई कि उनको कोई उस तरह का गाइडेंस नहीं मिला कि अब ये आरोपी के बाद इनके साथ इसके आगे क्या होने वाला है। आरोपी है, उनको विजुअल इम्पेयरमेंट हो गई है, उसके बाद क्या है उसकी कोई गाइडेंस परिवार को नहीं मिली। उसके चलते जो परिवार को सूझा उन्होंने यही कहा कि अब तो ये दृष्टिबाधिता है, ये तो कुछ कर नहीं सकता, इसकी तो हमें अब सेवा करनी। अब उसकी सेवा में इतने तल्लीन हुए कि उसको एक फुल टाइम अटेंडेंट उसके पास। जब वो 18 साल का व्यक्ति जब मेरे पास आया, परिवार को फिक्र हुई कि अब इसको कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये अपने इकोनॉमिकली खुद अपने पाँव पे किसी तरीके से उसको खड़ा करें, कैसे इनकी 2-3 साल में इनकी शादी वादी कैसे कर दी जाए। लेकिन तब तक उनकी स्टेज में थे कि वो घर में, अपने घर में भी एक गिलास अगर पानी भी उनको पीना है तो कोई और जना उठ करके उनको पानी देगा, यानी अपनी कुर्सी से उठने तक की उनको उसको ये कह दिया कि ये अपनी कुर्सी से उठ के भी खुद नहीं जाएगा, कोई ना कोई उनकी मदद करेगा, तब वो अपने काम से हिलेंगे, अपनी जगह से हिलेंगे और उनको पानी भी वहीं बैठे बैठे सर्व किया जाएगा। और स्कूल और कॉलेज और वो सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं।
दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है जिनका नाम है प्रणव, वो भी आरोपी के ही पेशेंट, दृष्टिबाधिता के साथ साथ एडिशनली उनके हाथ में भी लेफ्ट हैंड डेवलप नहीं था, सिर्फ पूरे हाथ की जगह एक छोटा सा स्टम्प था। उस व्यक्ति से भी मेरी मुलाकात हुई जब वो 18-17 साल का। वो व्यक्ति उसके बाद में जब वो मुझे मिला तब वो एक्चुअली कंप्यूटर्स के ऊपर काम करता था, एक हाथ से वो पूरा का पूरा अपना कंप्यूटर कीबोर्ड मैनेज करता था। वो उसने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त करी, मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पोजीशन पे कार्यरत, मल्टीनेशनल कंपनी जैसे वोडाफोन, जिंदल स्टील्स वगैरह ऐसी कंपनीज के अंदर उसने काम किया। फाइनेंस के अंदर उसका स्पेशलाइजेशन है मैनेजमेंट के अंदर, और वो आज की डेट में इंटरनेट के ऊपर एक कंटेंट राइटर की तरीके से भी मशहूर है। तो ये दोनों आरोपी के पेशेंट्स हैं, दोनों के परिवारों के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इन दोनों की जिंदगियां इतनी फर्क कैसे हो गई? इन दोनों के जीवन में आप उनको दोनों तरह का एक बिल्कुल पोलैरिटी मान सकते हैं, एक सिरे पे है तो दूसरा बिल्कुल दूसरे सिरे पे खड़ा हुआ। तो ऐसा क्या है कि इनके अंदर ये दो जिंदगियां अलग हो? इन चीजों को समझने के लिए हमें थोड़े से कुछ शब्दों का मतलब हमें पता होना चाहिए, और उसका हमारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है उसका समझ लेना चाहिए। पहली चीज है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा क्या है हमारी। जो व्यक्ति दृष्टि बाधित है, अब चाहे वो टेम्परेरीली दृष्टि बाधित है या परमानेंटली दृष्टि बाधित है, उस व्यक्ति के साथ समाज क्या अपेक्षा कर रहा है उस व्यक्ति से? क्या उसको बैठ के खिलाया जाएगा? क्या वो ऐसा व्यक्ति है जिसको अब सारी उम्र जिसकी सेवा की जाएगी? या वो व्यक्ति ऐसा है जो कि सक्षम बनेगा अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए? क्या वो व्यक्ति परिवार के साथ, बाकी पूरे समाज के साथ सारे क्रियाकलापों में मिलजुल करके बढ़ चढ़ के पूरा हिस्सा लेगा, या वो एक साइड में बैठ करके सिर्फ अपने ही में मगन रहेगा कि सिर्फ वो सेवा कराने लायक ही रहेगा? ये अपेक्षा परिवार की अपेक्षा भी है, ये अपेक्षा हम जैसे प्रोफेशनल्स जो हम लोग सब अब इस जगह के प्रोफेशनल्स हैं, ये अपेक्षा इन व्यक्तियों से हमारी अपनी भी है कि हम लोग अब उन लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट उस व्यक्ति की अपेक्षा भी है अपने आप से कि वो क्या करना चाहता है, उसकी मनस्थिति अब किस जगह पे पड़ रही है। मैं एक और छोटी सी कहानी उठाऊंगा। एक और व्यक्ति जिसका नाम सुभाष, उसको एक तो जब मैंने पहले आरोपी बताया कि जिसमें परिवार को कुछ गाइडेंस नहीं मिली। अब सुभाष के साथ क्या हुआ, उसको गाइडेंस मिली, लेकिन क्या गाइडेंस मिली? वो आरपी का पेशेंट है, तो उसकी विजन लॉस हो रहा था, धीमे धीमे कम हो रहा था। तो उसको गाइडेंस ये मिली कि अब भैया इसका तो जितना आप आंख पे जोर डालेंगे तो उससे इसके आइज पे बुरा असर पड़ना शुरू हो जाएगा, तो इसकी पढ़ाई छुड़वा दो। क्योंकि ये अगर अब पढ़ना शुरू करेगा, पढ़ाई के ऊपर अपनी नजर डालता है, क्योंकि अब इसके आंख के ऊपर और ज्यादा जोर डालना शुरू हो जाएगा। अगर वो कागज को लेकर के पढ़ने की कोशिश करेगा, अपने आंख को बिल्कुल कागज के पास ले जाएगा, किसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा, इसकी आंख पे बुरा असर हो सकता है, इसलिए आप इसकी पढ़ाई छुड़वा देंगे। आप मानेंगे नहीं, वो ये बात आज से 30 साल पुरानी है। आज की तारीख में भी वो व्यक्ति आज भी घर में बैठा है। अगेन उसका वो घर है जो कि खुद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, जिनके स्कूल चलते हैं। हरियाणा राज्य के अंदर कम से कम 4 स्कूल हैं उस परिवार में। लेकिन उस परिवार का बच्चा जिसको आरपी
है वो व्यक्ति 12 साल की उम्र में रिटायर हो गया। एग्जैक्टली रिटायर्ड लाइफ जैसे लोग बिताते हैं, दुनिया भर के सीरियल्स देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, या अपना उसी तरह से अपना कुछ ना कुछ कोई अगर शौक है छोटा मोटा तो उसके ऊपर अपना टाइम बिताने की कोशिश करते हैं। वो व्यक्ति आज भी अब हम लोग उससे बात करते हैं, वो जिसको मैं कहूँगा 12 साल की उम्र में उसको रिटायरमेंट दे दी। वहीं एक और गाइडेंस का एक केस, अवनीश व्यक्ति हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो अपना कोर्स पूरा कर चुके थे, आरपी की वजह से सडन लॉस उनका भी विजन का हुआ, सडन डिटेरियोरेशन हुआ। उनको ये सलाह दी गई कि आप साइंस की फील्ड में तो आप भूल जाइए, आपने जो कुछ पढ़ा है आपको ये सब कुछ भूलना पड़ेगा, क्योंकि इस फील्ड में अब आपके करने लायक कुछ नहीं बचा, क्योंकि आपका विजन लॉस हो रहा है। तो साइंस मैथ्स ये सब चीजें तो आप छोड़ ही दीजिए, अब आप दोबारा से बीए एमए करिए, हो सकता है आपको कुछ सरकारी नौकरियों में जहां आरक्षण मिलता है उन जगहों पे आपको कुछ ना कुछ शायद आपका हो जाए। तो इसलिए दोबारा से ग्रेजुएशन कर लीजिए किसी दूसरे सब्जेक्ट में, साइंस को छोड़ के पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, शायद उसमें भी साइंस सब्जेक्ट है, इसीलिए उनको सलाह दी गई होगी कि भाई पॉलिटिकल साइंस कर लो, ये वाली साइंस नहीं आती। थैंकफुली वो हम लोग वहाँ पे लाइब्रेरी सर्विसेज चलाते थे, तो ये अवनीश मेरे पास आया कि मुझे अब जरा पॉलिटिकल साइंस की किताबें दे दीजिए जिससे कि मैं खुद थोड़ी सी अपनी पढ़ाई कर सकूं। मैंने सिर्फ किताबें देने की बजाय उनसे थोड़ी सी गपशपबाजी शुरू करी। पता ये लगा कि ये सब मैकेनिकल इंजीनियर, मैंने कहा तो आप ये इंजीनियरिंग क्यों छोड़ रहे हैं? कहते हैं ऐसी मुझे सलाह दी गई है कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो उनसे जब तक चर्चा हुई, आधे घंटे की चर्चा के बाद वो सारी की सारी होप वापस उनके पास आ चुकी थी। आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का शायद आपने सबने नाम सुना है, सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं। उस वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम को जो बॉडी ओन करती है, गवर्निंग बॉडी जो उसकी है, अवनीश आज उसके गवर्निंग बोर्ड के मेंबर है। He has risen to the heights कि जो दुनिया की सबसे बड़ी जो अथॉरिटी है वर्ल्ड वाइड वेब को, जो पूरे इंटरनेट को कंट्रोल करती है, वो उसके नामी ग्रामी उसके बोर्ड मेंबर है आज के टाइम, जिनको कि ऐसी सलाह मिली थी उस समय कि अब आप अपनी इंजीनियरिंग भूल जाइए और अब सिर्फ आपके लिए ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स बचे। तो ये ऐसी चीजों से को हम लोग बेहतर ये जो अपने अवनीश और प्रणव ऐसे लोग बनाए और विवेक और सुभाष जैसे लोग ना बनाए, इसके लिए हमें हमारी क्या अपेक्षा, जैसे मैंने बताया एक तो अपेक्षा का काम है, दूसरा इस चीज को समझ लेने की जरूरत है कि क्या किसी काम को सिर्फ एक ही तरीके से किया जा सकता है। जैसे हम लोग एक चीज को और मैं बीच में लाऊंगा कि हम लोग जो डिफाइन करते हैं, आप सब लोग ये समझ रहे हैं कि वी हैव समथिंग कॉल्ड मेडिकल मोड ऑफ डेफिनेशन और सोशल डेफिनेशन। हमारी एक शब्द यूज करते हैं डिसेबिलिटी या दिव्यांगता, तो इसके अंदर हमारा अनफॉर्चुनेटली मेडिकल और सोशल डेफिनेशंस के नाम से चीजों को जाना जाता है। मेडिकल डेफिनेशन हालांकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये डॉक्टर्स के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी है, जिस तरीके से हम उसको प्रेजेंट करते हैं, सब डॉक्टर या सब उसको उस तरह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक जनरल मोड इसको मानते हैं। जो दिव्यांगता हम लोग डिफाइन करते हैं वो उसका लेना देना सिर्फ फंक्शनल लिमिटेशन से। फंक्शनल लिमिटेशन मतलब जो हमारी इम्पेयरमेंट है, जो अगर आंख में कोई कमजोरी आई है तो उसकी वजह से हम क्या काम करने में के लिए सक्षम है, क्या काम हम लोग नहीं कर पाते हैं, ये चीज डिफाइन करती है कि डिसेबिलिटी क्या है। तो जब फंक्शनैलिटी मतलब एक व्यक्ति अगर उसको आज दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन डिसेबिलिटी या हैंडीकैप उसका कब आया? वो तब आया जब वो जब हम जो सामाजिक कार्य जो हमको करना है, वो कार्य करने में मैं सक्षम हूं या ना हूं, ये जब बात होगी तब उसकी डिसेबिलिटी डिफाइन होगी। जैसे मैं छोटी छोटी से क्वेश्चन अगर पूछूं
कि जिसको जिसको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वो व्यक्ति सुई में धागा डाल सकता है? क्या कहते हैं? क्यों नहीं? डाल सकता है। कैसे डाल सकेगा? एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस है। मशीन से निकल थ्रेडर देखिए, डाइस के ऊपर से बहुत बढ़िया सा जवाब आ रहा है मेरे को। वी हैव समथिंग कॉल्ड थ्रेडर। छोटा सा डिवाइस है, मिडल थ्रेड मेरे ख्याल से 50 पैसे का भी नहीं होगा। सिर्फ एक चौड़ी सी मोटी सी तार रहती है। मैं तो कहूंगा कि यंगस्टर्स जितने लोग सब यहाँ पे हैं वो थोड़ा इसको देखने की कोशिश कर लें कि थ्रेडर, नीडल थ्रेडर क्या चीज है। बहुत सिंपल सा डिवाइस है, जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं देख सकता वो उस नीडल थ्रेडर का उपयोग करके सुई में धागा डाल सकता है। दूसरी बात, क्या अगर किसी को कम दिखाई दे रहा है या बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या वो अपना बुखार नाप सकते हैं अगर उनको टेम्परेचर है तो? हाँ या ना? Yes, sir. कुछ गलत सही नहीं है, प्लीज। हम लोग सब यहाँ सीखने के लिए एक दूसरे से आए हुए हैं। थोड़ा सा इंटरेक्टिव प्लीज, थोड़ा सा पता लगे कि हाँ हम सब लोग इकट्ठे हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ना आपके लिए, लाइक डिस्कशन करने का या नई चीजें जानने के लिए। तो बताएं, जो जो देख सकते हैं या नहीं देख सकते, क्या वो अपना बुखार नाप सकते हैं? Yes, sir. हाँ, Talking कैसे? thermometer. सो देयर आर टॉकिंग थर्मोमीटर्स। ऐसे थर्मोमीटर्स हैं जो बोलते हैं। हाँ, और ये एक्चुअली सबके काम की चीज है। हाँ, अंधेरे में रात है, आपको सडनली बुखार देखना है, आप अपने जितने माता पिता लोग हैं वो सब अपने चश्मे निकाल रहे हैं, बत्तियां जला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। वो सब करने की जरूरत कहाँ है? वो टॉकिंग थर्मोमीटर लगाइए, बुखार लग जाता है ना? तो आपको क्या लगता है, दृष्टि बाधित व्यक्ति जो है वो क्या हवाई जहाज उड़ा सकता है? नहीं, पक्का? आ सकता है हाँ, ऑटो पायलट। क्यों? हवाई जहाज उड़ाने में कहाँ तकलीफ है? यार ऑटो पायलट क्या जो पायलट है वो सामने विंडशील्ड के थ्रू देख करके बचाता है क्या, जैसा आप कार नहीं। चलाते समय करते हो कि रेडी सामने आवाज कोई आ गया, अब जरा मैं ब्रेक लगा दूं? हैं? और क्या आसमान में हवाई जहाज में ब्रेक लगती है क्या? हाँ, नहीं लगती। आप घबरा गए, अब बोल नहीं रहे। नहीं, मैं आपको उस पायलट के एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए पैसेंजर नहीं बोल रहा हूँ, घबराइए मत ज्यादा। एक्चुअली थियोरेटिकली तो ये पॉसिबल है ही, क्योंकि जो भी पायलट है वो सामने विंडशील्ड देख करके सामने ना वो लैंड करता है ना वो टेक ऑफ करता है, वो अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को देख करके काम कर रहा है। हाँ? उन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर फिगर्स आ रही हैं, कितना ऑल्टीट्यूड है, क्या चीज है। अगर वही सब चीज बोल करके बताई जाए तो फिर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ा सकता? और इस चीज को प्रूव करने के लिए एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में एक सज्जन ने ये हवाई जहाज उड़ा के दिखा भी दिया। अच्छा, इतनी बात आप उस चीज की नॉलेज है कि क्या हम लोग ये तो ऐसे मैंने अभी बताया था पर टेस्ट भी हो जाएगा, क्या दृष्टिबाधित लोग कंप्यूटर्स पे काम कर सकते हैं? हाँ, क्या होता है उसमें, किसकी वजह से काम कर सकते हैं? हाँ, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर। हाँ, जॉब सिर्फ नहीं, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर या फिर स्क्रीन मैग्निफिकेशन सॉफ्टवेयर। स्मार्टफोन, आईफोन यूज कर सकते हैं या एंड्रॉइड वाले फोन? हाँ, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने हवाई जहाज तो उड़ा लिया, अब कार की बारी आई। कार चला सकते हैं क्या? टेस्ला। हाँ, टेस्ला हाँ, टेस्ला वो तो फिर कार खुद ही चल रही है ना, उसमें तो ड्राइवर ही नहीं चाहिए। ऑटो पायलट। So I have been able to confuse you thoroughly then. I have been successful. आज की मेरी भाषा पूरी तरह सक्सेसफुल हो गई। मुझे ये था कि आपको कंफ्यूज करना पूरी तरीके से। एक बड़े अच्छे महान व्यक्ति ने कहा, एक
एक ब्लाइंड पर्सन एक्चुअली कार चला सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार। तो हो क्या रहा है कि ये जो परिभाषा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमने फंक्शनल, ये हमारी फंक्शनल लिमिटेशंस है ना, जिसको हम लोग डिसेबिलिटी डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये हमारी परिभाषा बदल रही है रोज, क्योंकि रोज नए तरह के सॉल्यूशंस आ रहे हैं। जब मैं पढ़ाई करता था, मुझे 8वीं क्लास के बाद साइंस और मैथ छुड़वा दिया गया। आज हमें IITs जैसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सीट्स रिजर्व है। दे कैन टेक एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो ये बदलाव आया है क्योंकि तरह तरह की नई एडवांसमेंट्स हुई और रोज हो रही, क्योंकि नए स्टार्टअप्स, नई जो पीढ़ी है, वो उसके सामने प्रॉब्लम्स पेश की जाती हैं और उसका सॉल्यूशन वो लोग निकाल रहे हैं। जैसे मैं कलर कैसे आइडेंटिफाई करूं, ये सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम। या फिर ये कि मोबिलिटी के अंदर बसेस हैं, उसका नंबर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति कैसे देगा, उसका सॉल्यूशन निकाला। तो ये जैसे ही कोई सॉल्यूशन सामने आता है, वो परिभाषा जो है डिसेबिलिटी की, फंक्शनलिटी की, वो चेंज हो जाती है। ये सारी बातें मैं आपके साथ क्यों कर रहा हूँ, आपका इसमें क्या भूमिका होने वाली है, या आप सब लोग आज इस सेमिनार आपके लिए क्यों ये और सब ऑर्गेनाइज कराया गया है। ऑब्वियसली जो पहली कहानी मैंने बताई कि हमें विवेक और सुभाष जैसे लोग कोशिश करनी है कि वैसे लोग ना हो, क्योंकि उनकी कंडीशन, हाई कंडीशन सेम होते हुए भी उनके अंदर पोटेंशियल थी कि वो प्रणव और अवनीश बन जाते। कोई कमी नहीं थी, ना रिसोर्सेज की कमी थी, ना दिमाग की कमी थी, कोई उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये दो व्यक्ति आज बिल्कुल अपने जीवन में बिल्कुल अपोजिट खड़े हैं। और हम लोग जब सुभाष और विवेक जैसे लोग अगर हमारे पास आते हैं, हमारे समाज में होते हैं, तो लोगों के अंदर इसका डर पैदा हो जाता है। ये तो डरने की चीज है नहीं। अगर आप उसको बहुत ऑब्जेक्टिवली देखें तो हमारे पास ईश्वर ने ऐसा बहुत कुछ दे रखा है कि जिन ऑल्टरनेटिव्स को यूज करके हम वो सब काम कर पा सकते हैं जो कि एक नॉर्मल, सो कॉल्ड नॉर्मल इंसान को अपने समाज में करने की जरूरत पड़ती है। मैं आज की तारीख में कम से कम 40 देशों की इंडिपेंडेंटली यात्रा कर चुका हूँ। उन जगहों पर अकेले जाता हूँ, मोबिलिटी वगैरह की सब चीजें, सुविधा मिली। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं उस तरह के माँ बाप या उस तरह की प्रोफेशनल हेल्प मुझे मिल पाई समय रहते, कि जिसके चलते मैं अपने आप को प्रणव और अवनीश जैसी श्रेणी में बना पाया। तो हम सब लोगों का यही आज की तारीख में, यही आज का जो हमारा जो सेमिनार है, इसमें हम सब लोगों का यही प्रयास होने वाला है कि हम सब लोग, क्योंकि होता क्या है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सबसे पहले काउंसलर्स हैं उन लोगों की जिनकी की दृष्टिबाधिता होने वाली है। वो आप ही लोगों के पास में ही उनको पहली गाइडेंस मिलनी है। आपका काम सिर्फ ये कह देने भर का नहीं है कि सॉरी, अब आपकी आंख के साथ और कुछ नहीं हो सकता। दैट डजंट एंड द स्टोरी। ये सिर्फ उस जगह डायरेक्शनल चेंज है, एंड ऑफ द रोड नहीं। प्लीज इस चीज को ध्यान कर लीजिएगा। सॉरी, आपकी आंख के साथ और कुछ नहीं हो सकता इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। ये चेंज ऑफ डायरेक्शन है। तो उनका जो रास्ता, अब जो नया रास्ता जिसपे उनको चलना है, उसकी तरफ उनको दिखाना कि वो रास्ता कहाँ है, ये आपकी जिम्मेवारी है। सिर्फ ये कह देने भर से काम नहीं चलेगा कि अब आप कुछ नहीं हो सकता। आपको ये बताना पड़ेगा
कि ठीक है अब आपकी विजन अब यहीं पर ही होगी, लेकिन अब आपको अपनी आगे की जिंदगी को भरपूर जीने के लिए आपको अपना नेक्स्ट स्टेप क्या लेना, so that as I said, no more Subhashis and Viveks, we need more of Agnishis and Pranavs. Thank you. Warm welcome to all the dignitaries, judges, and warm welcome to all. I'm Shruti Mishra, professional counselor. I did psychology, and my father is optometrist by profession, and he is a great motivator. A great motivator and guider. जब मैं 12th कर रहे थे तो वो he was not in favor मैं psychology करूँ because of the vision and मेरा बहुत interest शुरू से ही mind and इस सब में बहुत spirituality and mind की तरफ and what problem I was having उसके ऊपर mentally अपने ऊपर काम करना and अपने आप को आगे कैसे, so this is how and but कहीं ना कहीं कुछ होता था hitch back of the mind कि कुछ बड़ा करना है, something कि लोगों तक मैसेज भी जाए और कुछ अलग एक अपनी मतलब वो बनाने पहचान सी. So I just started with this small poetry writing and bringing psychology in it and spiritual touch. So I started with that. Images पे करते थे तो images थोड़े blurred हो जाते थे. Then I started thinking further कि इसको कैसे लाया जाए. Videos से धीरे-धीरे शुरू किया. From still images फिर आगे journey बढ़ती गई. So this is a short film thought and मैं उसी को आप लोगों के सामने लाना चाहती हूँ. लाइट ऑफ करना लाइट ऑफ कहाँ से होगी? लाइट ऑफ हो गई. कर दो, आगे वाली कर दो और कर दो बस, ठीक है. हाँ निश्चित. हाँ मुझे भी करना पड़ेगा. ये बेसिकली कीबोर्ड पे लगा देते हैं हम लोग. इसमें जो है लेटर्स बड़े-बड़े हैं तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती आइडेंटिफाई करने में. जैसे कीबोर्ड पे तो वो छोटा सा लिखा होता है सामने के लिए. तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन तो नहीं सकता लोग कॉन्ट्रास्ट भी हमारा पढ़ने जैसे कॉन्ट्रास्ट हो गया वो ऐसे या फिर जैसे वाइट विद ब्लैक प्यार पले एक ऐसे गगन के तले जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे
पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली खिलती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। शर्मी ठीक है, थैंक यू।